हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम क्लास 6 में जो बच्चे अभी गए हैं और जिनके अभी संस्कृत इंट्रोड्यूस हुई है, उनके लिए संस्कृत की वर्णमाला जो है वो देखेंगे आज इस वीडियो में कि क्या स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, क्या अंतर होता है हिंदी के स्वर व्यंजनों में और संस्कृत के स्वर और व्यंजनों की वर्णमाला जो होती है उसमें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हम शुरू से सीख रहे हैं, वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वो जब एक व्यवस्थित क्रम में लिखे जाते हैं, मतलब एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, तब वो वर्णमाला बनाते हैं। और जब भी हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो पहले हमें उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो सीखने पड़ते हैं। इसीलिए जब हम संस्कृत के भी सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला सीखनी पड़ती है। वर्ण अथवा अक्षर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला क्या हुई? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज होती है। अथवा का मतलब होता है और, ठीक है। तो ये जो वर्णमाला है ये दो चीजों से मिलकर बनती है, स्वर अथवा व्यंजन, ठीक है, जिन्हें की संस्कृत में स्वराहा और व्यंजनानी कहा जाता है। तो आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सीधे संस्कृत में भी पूछे जा सकते हैं कि स्वराह लिखो या फिर व्यंजनानी लिखो, इस तरीके से, या स्वर और व्यंजन लिखो, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर को ही स्वराह कहते हैं और व्यंजन को ही व्यंजनानी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और अंतर क्या होता है इनका हिंदी के साथ। ये जो 95% तो लगभग बराबर ही होते हैं, बट फिर भी इनमें जो फर्क है वो आपको यहाँ पे देखना है। देखिए, 13 प्रकार के स्वर होते हैं संस्कृत में और 33 जो हैं वो व्यंजन होते हैं। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि वर्णमाला लिखो, ठीक है, तो आपको स्वर और व्यंजन दोनों लिखने हैं। अगर आपको कहा जाए कि स्वर लिखो तो आपको इस तरीके से स्वर लिखने हैं, ए, आ, ई, उ, री, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ और लृ, ठीक है। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे हस जो है, हस का मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा और संयुक्त। अब ये देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजनों के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है हिंदी में। वो कौन से होते हैं हमारे? अक्ष, त्र, गे और श्र, ठीक है। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले जो वीडियोस आएंगे उनमें, कि हिंदी में और संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों में क्या अंतर होता है, कैसे होते हैं, वो बाद में हम सीखेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं संयुक्त स्वर की, ठीक है। तो ह्रस्व जो होते हैं, छोटे जो स्वर होते हैं वो होते हैं अ, छोटी ई, छोटा उ, री और लृ, ठीक है। बट दीर्घ जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री। दोनों में लिखने का हल्का सा फर्क है। जब हम छोटी री लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जब हम बड़ी री लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। बाद में जैसे जैसे आप ये भाषा सीखते जाएंगे आपको इनका उपयोग भी करना आ जाएगा। संयुक्त जो होते हैं वो होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। अब आपने यहाँ देखा कि इसमें जो हमारी हिंदी के व्यंजन होते हैं, अंग, ऐ है, वो इस स्वर वाली जो लाइन है जिसमें कि हम स्वर लिखते हैं सारे, उसमें नहीं इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। बट वो होते हैं, उनका जो रूप है वो अलग होता है। बट जब आपको वर्णमाला या स्वर लिखने के लिए कहा जाएगा उसमें यहाँ नहीं लिखने हैं वो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्यंजनों पे। व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। क वर्ग के होते हैं, च वर्ग के। जो पहला इनका जो वर्ण है उसी के ऊपर इनके जो वर्ग है उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। वेरी सिंपल, इसमें अलग से कुछ नहीं है कि आपको ऐसे याद करना है। हमने जो क ख ग घ पहले सीखे थे वही आ रहे हैं, बस जो पहला अक्षर आएगा उसी को वर्ग बना दिया गया है। क वर्ग, ये लाइन च से शुरू हो रही है तो च वर्ग, ट से शुरू हो रही है तो ट वर्ग, त, प, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इनको आपको सीखना है। पहले ये देख लीजिए, क, ख, ग, घ और अड़, ये हम हिंदी में लिखते थे। बट जो ये इनके नीचे जो छोटे छोटे ये पूंछ जैसी लगी है,
ये संस्कृत के वर्णों में लिखना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में देखते हैं इसी वीडियो में। ये हलंत होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है अंतःस्थः। अंतःस्थः वर्ग जो है और उष्माणः वर्ग जो है। अंतःस्थः और उष्माणः को कैसे याद करेंगे? जहां ये आपने देखा ना उष्माण और श की ध्वनि ज्यादा आ रही है, उसमें श वर्ग आएगा लास्ट वाली लाइन, और उससे जस्ट पहले य र लव की जो लाइन है उसमें आएगा अंतःस्थः वाले जो आएंगे, वर्ग जो होगा उसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि य र लव का वर्ग कौन सा है, तो आपको याद करना है इनका वर्ग है अंतःस्थः, और श स है का वर्ग कौन सा है? उष्माण है। ये हो गया। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं जिन्हें कि हम अयोग वाह कहते हैं। दो जो ध्वनियां हैं, एक तो अनुस्वार की ध्वनि है जिसको कि हिंदी में हम अंग कहते थे, और एक विसर्ग भी है। ऐह नहीं है, ये विसर्ग है जिसकी की ध्वनि ह जैसी निकलती है। जैसे अगर मैं इस शब्द का उच्चारण करूं तो बालकः ह, तो यहाँ जो दो डॉट्स आप देखते हो ना संस्कृत में, इनको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, और इनकी ध्वनि ह के जैसी निकलती है, बालकः। ये अनुस्वार है, इसको तो हमने पहले भी पढ़ा है। संज्ञा अंग, संज्ञा अंग की जो ध्वनि आ रही है। ठीक है, ये जो अभी हमने देखे थे, ये छोटा वाला जो साइन होता है ऐसे पूंछ जैसी हल्की सी, ये होता है हलंत। ठीक है, हलंत कहाँ यूज होता है? हलंत कभी भी स्वर में यूज नहीं होगा, बी केयरफुल। स्वर में हलंत यूज नहीं होता है, सिर्फ व्यंजन में होता है। वो भी कब होता है? व्यंजन में भी कब होता है ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं क प्लस अ लिखती हूं तब ये पूरा क बन जाता है। ठीक है, ओके। जब व्यंजन अकेले लिखे जाएंगे, जैसे कि यहां हमने इस सीरीज में देखा, जब व्यंजन अकेले लिखे जाते हैं बिना कोई स्वर अटैच किए हुए, जोड़े हुए, तब उनमें हमें क के नीचे हलंत लगाना होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो पूरी वर्णमाला का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।